नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रभात कुमार मुखर्जी की कहानी रसमई का विनोद। क्षेत्र मोहन बाबू का 18 साल का दाम्पत्य जीवन स्त्री के साथ युद्ध, विग्रह और संधि करते करते ही बीता है। ऐसी रागिनी स्त्री, गुस्से वाली स्त्री बंगाल देश में प्राय दिखाई नहीं देती। क्षेत्र मोहन की उम्र इस समय 40 साल की है। उनकी पत्नी रसमई की उम्र 30 साल की है। नाम रसमई। हाँ, यह नाम जिसने भी रखा है बलिहारी है उसकी प्रतिभा की। रस की कमी नहीं है, यहाँ तो पूरा रौद्र रस विराजमान है। क्षेत्र मोहन एक बंगला निवासी मुख्तार है। हुगली में रहकर अच्छी तरह 4 पैसे भी कमाते हैं। घर उनका हुगली में नहीं है, जिले के किसी गंवई गांव में है, पर कई साल से हुगली में अपना मकान बनवा कर रह रहे हैं। और दुख की बात यह है कि अब तक क्षेत्र मोहन के कोई संतान वगैरह नहीं हुई। स्त्री की जो उम्र है उसे देखते हुए होने की आशा भी अब नहीं है। बहुत दिनों से उनकी मौसी और बुआएं वगैरह फिर से ये ब्याह करने के लिए अनुरोध कर रही हैं और क्षेत्र मोहन की आंतरिक इच्छा भी यही है, लेकिन रसमई के डर से अब तक इस बारे में कोई चेष्टा करने का साहस नहीं करता। इस बीच एक घटना को लेकर रसमई ने भयानक विप्लव खड़ा करके क्षेत्र मोहन को 2 दिन के लिए घर से बाहर कर दिया। अंत में खुद अपने मायके हाली शहर चली गई। क्षेत्र मोहन तब हिम्मत करके घर लौट आए और प्रतिज्ञा कर ली कि अब रसमई का मुंह कभी नहीं देखेंगे, कहीं और ब्याह कर लेंगे। इस घर में अब रसमई को दोबारा घुसने नहीं देंगे। यहाँ अब उससे सारे संबंध समाप्त। हाली शहर गांव हुगली के ही दूसरे किनारे पर है। बीच में गंगा बहती है। चौधरी पाड़े में रसमई का मायका है। बहुत दिन हुए उसके पिता माता का अवसान हो गया है। इस समय उस घर में रसमई की विधवा दीदी विनोदिनी और उसके छोटे भाई नवीन और सुबोध रहते हैं। नवीन काचरापाड़ा के कारखाने में काम करता है और सुबोध स्कूल छोड़कर इस समय घर में ही बैठा है। अभी तक कोई काम नहीं मिला। महीने भर से ज्यादा हुआ रसमई हाली शहर में ही है। पहले ऐसा होने पर 2-4 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह के बाद दांत में तिनका दबाकर क्षेत्र मोहन आ उपस्थित होते और कितनी मनोहार करके स्त्री को घर लौटा ले जाते थे। किंतु इस बार इस नियम का व्यतिक्रम देखकर रसमई कुछ चिंतित हो पड़ी। मोहल्ले का एक लड़का राजनाव से गंगा पार होकर हुगली ब्रांच स्कूल में पढ़ने जाता था। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि क्षेत्र मोहन बाबू का विवाह है और दिन भी ठीक हो गया है। यह सुनकर रसमई की दीदी विनोदिनी एक दिन शाम को उस लड़के को घर बुला लाई और उसे संदेश और रसगुल्ला खाने को देकर बोली, बेटा सुना है हमारा क्षेत्र फिर से ब्याह कर रहा है, क्या ये सच है? लड़का, हाँ सच ही तो है। हमारी क्लास में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है। चुचुड़ा में उसके मामा का घर है। उसी की ममेरी बहन के साथ तो ब्याह पक्का हुआ है। बेटा तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ हाँ ठीक मालूम है, सुरेश ने ही तो मुझसे कहा, दिन तक पक्का हो गया है। अच्छा, उसके मामा का क्या नाम है? लड़का, नाम हरिश्चंद्र चाटुज्जे, जज की अदालत में काम करते हैं। अच्छा, क्या तुम उनका मकान जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ, सुरेश के साथ कई बार गया हूँ। और लड़की कितनी बड़ी है? यही मेरी उम्र की होगी। लड़की की उम्र 13 साल की थी। देखने में कैसी है? बहुत सुंदर। विनोद कुछ देर तक सोचती रही, अंत में बोली, अच्छा कल एक बार हम दोनों बहनों को वहां ले चलोगे बेटा? लड़का, क्या? उनसे एक प्रार्थना करनी है। ब्याह हो गया तो मेरी बहन का भी सुख नहीं मिलेगा और उनकी लड़की भी कुएं में जा पड़ेगी। कल एक बार हमें ले चलो। कब? यही खा पी चुकने के बाद। फिर मेरा स्कूल जो नागा होगा। विनोद, एक दिन के लिए मास्टर से छुट्टी ले लो, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगी, पतंग डोर लेकर उड़ाना। लड़का व्यग्रता पूर्वक राजी हो गया। दूसरे दिन 11 बजे के समय दोनों बहनों को साथ लेकर लड़का चुचुड़ा की तरफ रवाना हुआ। गंगा पार करके भाड़े पर घोड़ा गाड़ी करके माधवी तला के हरीश बाबू के घर जा पहुंचा। दरवाजे की खिड़की के सामने गाड़ी ठहरी। रसमई बोली, यही मकान है? हाँ। अच्छा तुम गाड़ी में बैठो, मैं चटपट उनसे मिलाती हूँ।
यह कहकर दोनों नीचे उतरकर घर में प्रवेश किया। उस पार की स्त्रियों में उस समय कोई तो स्नान कर रही थी, कोई खाने बैठी थी, कोई भोजन करके आंगन में बैठी बाल सुखा रही थी। सहसा भले घर की दो अपरिचित महिलाओं को घर में आते देखकर एक ने विस्मय के साथ पूछा, अरे तुम लोग कौन हो? विनोदिनी बोली, हम लोग हाली शहर में आप लोगों से मिलने आए हैं। स्त्री ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा अच्छा, हाली शहर से, आओ बैठो। दोनों बरामदे में बैठ गई और बोली, घर की मालकिन कौन है? एक प्रौढ़ा की तरफ सबने इशारा करके कहा, ये हैं। घर की मालकिन बोली, तुम लोग क्यों आई हो बेटी? विनोदिनी बोली, सुना है तुम्हारी लड़की का ब्याह है। हाँ हाँ, मेरी छोटी लड़की का ब्याह है, गृहिणी ने कहा। कब? यही माघ का 20वां दिन तय हुआ है। और पात्र कौन है? क्षेत्रमोहन चक्रवर्ती, हुगली में मुख्तार हैं। तुम सौत के ऊपर लड़की दे रही हो? गृहिणी का विस्मय प्रत्येक बात पर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पूछा, तुम क्या पहचानती हो उन्हें? विनोदिनी बोली, हाँ हाँ पहचानती हूँ और खूब पहचानती हूँ, हमारे गांव में ही तो ब्याह हुआ है। गृहिणी बोली, सौत है, किंतु उसने तो स्त्री का परित्याग कर दिया। रसमयी अब तक चुपचाप बैठी सुन रही थी। उसका क्रोध क्रमशः बढ़ता जा रहा था और यह बात सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, दोनों आंखें लाल हो गई। विनोदिनी ने पूछा, क्यों परित्याग किया है? इस बारे में कुछ सुना है क्या? हाँ सुना है, बहुत चुड़ैल थी, बड़ी शैतान है, गृहिणी ने बोला। यह सुनते ही रसमई तड़ाक से उछलकर खड़ी हो गई। बरामदे के कोने में एक झाड़ू पड़ी थी। क्षण भर में उसे दोनों हाथों से पकड़कर गृहिणी को सड़ासड़ मारना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहने लगी, क्या क्या मरने का कोई और जगह नहीं मिली? कोई जगह नहीं मिली? मेरे स्वामी का ही सिवा लड़की के लिए कोई दूसरा पात्र नहीं जुटा क्या? इस अमानवीय घटना से घर के लोग क्षण भर के लिए हतबुद्धि हो गए। इसके बाद बड़ा ही गोलमाल शुरू हुआ। छोटी उम्र की लड़कियां रोती हुई कोई खाट के नीचे, कोई संदूक की आड़ में छिप गई। घर की नौकरानी बैठी बर्तन मांज रही थी। वह बर्तन पटक कर बोली, अरे अरे रे, खून कर डाला रे, खून कर डाला, सिपाही हो सिपाही। और पहर भर में कहती हुई वह अर्धश्वास से भागकर रास्ते पर जा खड़ी हुई। घर की और स्त्रियों ने आकर रसमई को पकड़ लिया। रसमई तब गृहिणी को छोड़कर उन पर तुरंत तमाचे बरसाने लगी और थूक फेंकने लगी। किसी के कपड़े फाड़ डाले, किसी के बाल नोच डाले और किसी को नोच खाया, किसी को दांतों से काट लिया और हाफती हाफती कहने लगी, लड़की 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 कहाँ गई है? उसे तो एक बार बाहर निकालो, दोनों आंखें निकाल डालूं उसकी, नाक काट लूं, दांत तोड़ दूं उसका मैं। विनोदिनी अब तक चुपचाप खड़ी थी। अंत में सदर दरवाजे पर लोगों का हो हल्ला सुनाई दिया। तब वह बोली, रसमई रसमई ठहर ठहर, माफ कर, बहुत हुआ, चल चल घर चल। नौकरानी भागती हुई आई और घर के भीतर आकर बोली, अरे जाने मत देना, थाने में खबर करके आई हूँ, दरोगा आ रहा है। पुलिस का नाम सुनकर रसमई बोली, चल दीदी चल। जाएगी कहाँ चुड़ैल? दरोगा को आने दो तब जाना यहाँ से। अब यह कहती हुई 2-3 स्त्रियां रसमई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। रसमई एक छलांग में रसोई के कोने में साग बनाने की छुरी लेकर सिर पर जोर से घुमाकर बोली, मुझे ना खून चढ़ गया है, सबका खून करके तब मैं फांसी चढ़ूंगी। यह देखकर सब स्त्रियां हाय दैया कहती हुई कमरे में घुस गईं और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पहरेदार, ओ पहरेदार, असामी भाग रहा है, चिल्लाती हुई नौकरानी भी रास्ते पर निकल पड़ी। रसमई तब तक दीदी के साथ दरवाजे की खिड़की से के बाहर निकलकर गाड़ी पे चढ़कर बोली, चलो घाट पर चलो। और कहने की जरूरत नहीं कि हरीशचंद्र बाबू ने क्षेत्रमोहन को कन्यादान नहीं दिया। उनकी गृहिणी बोली, वह खूनी औरत है, ब्याह कर दिया तो मेरी लड़की का खून कर देगी, तुम कहीं और चेष्टा करो। दूसरे दिन कचहरी में हरीश बाबू के मुंह से क्षेत्रमोहन ने सब बातें सुनी। गुस्से के मारे उनका सारा शरीर जलने लगा। कचहरी से घर लौटकर हाथ मुंह धोकर घर के भीतर बैठे क्षेत्रमोहन बाबू हुक्का पी रहे थे। इस समय सहसा आंधी की तरह रसमई ने प्रवेश किया। कुछ देर तक निर्वाक दृष्टि से क्षेत्रमोहन की तरफ देखती रही और वह दृष्टि ऐसी थी जिस दृष्टि से पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोगों को भस्म कर देते थे। क्षेत्र बाबू बोले, कैसे आई? रसमई ने आश्चर्यजनक संयम के साथ जवाब दिया,
श्राद्ध का जुगाड़ करने के लिए। उसके दोनों होंठ गुस्से के मारे कांपने लगे। हुक्का पीते पीते क्षेत्रमोहन बाबू बोले, किसका श्राद्ध? हरीश चटुर्जे की लड़की और लड़की की माँ का। तब 2 श्राद्ध कहो और साथ ही साथ अपना भी कर डालो, इसमें क्या बुराई है? वह तो अभी नहीं होगा, सुना है इस बुढ़ापे में शादी कर रहे हो। हुक्का नीचे रखकर कुछ उत्तेजना के साथ क्षेत्रमोहन बाबू बोले, कर तो रहा हूं, और क्यों ना करूं, तुम्हारे डर से ना करूं? रसमई चिल्लाकर हाथ हिलाकर बोली, करो ना, जरा करके तो देखो, एक बार मजा करके तो देखो, देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? ज्यादा कुछ नहीं, छुरे से उस लड़की की नाक काट लूंगी और छाती पर 1-10 मन का पत्थर रख दूंगी। और तुम्हारे नाक कान कोई काट डाले तो? आओ आओ काटो, तुम्हें क्यों नहीं काटते? यह कहकर रसमई ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे और झुककर अपने मुंह क्षेत्रमोहन के सामने बहुत पास कर दिया। स्त्री का यह विनय देखकर क्षेत्रमोहन फिर हुक्का उठाकर अपने ध्यान में पीने लगे। झुके रहने से जब थकावट महसूस होने लगी तो रसमई ने अपना मुंह हटा लिया और फिर से सीधी खड़ी हो गई। बोली, तो छुरी तेज करके रखूं? संबंध पक्का हो जाने पर खबर देना, चुपचाप शुभ काम मत कर डालना। क्षेत्रमोहन बोले, तुम जब तक नहीं मरोगी तब तक ब्याह नहीं करूंगा। कब मर रही हो? यह सुनकर रसमई विद्रूप के स्वर में हा हा करके हंस पड़ी और बोली, मैं कब मरूंगी यह पूछ रहे हो? रस्सी बामनी अभी इतनी नहीं कमजोर हुई है जो उसे मरने का समय आ गया हो। उसे अभी बड़ी देर है, काफी समय है। तुम्हारी ब्याह करने की उम्र जब बीत जाएगी, बूढ़े जर्जर हो जाओगे, चल फिर नहीं सकोगे, जब कोई लड़की तुम्हें देने को राजी नहीं होगा, तब मैं मरूंगी। दाम्पत्य रसालाप जब यहाँ तक पहुंचा तभी बाहर एक गाड़ी के रुकने का शब्द सुनाई दिया। रसमई बोली, तो यही बात पक्की रही। अच्छा तो अब चलूं? दीदी उस मोहल्ले में अपनी जेठानी के घर आई थी, मैंने सोचा चलो उसके साथ चलकर तुमसे जरा मन की 2 बातें तो कहे हूं। यह कहकर रसमई वहां से चल दी। और इस घटना के बाद 6 महीने बीत गए। रसमई का गर्व फलीभूत नहीं हुआ। अब वह मृत्युशैया पर पड़ी है। खबर पाकर क्षेत्रमोहन बाबू हाली शहर पहुंचे। चिकित्सा आदि में कोई त्रुटि नहीं हुई, लेकिन रसमई बच नहीं सकी। गंगा तीर पर ले जाकर क्षेत्रमोहन ने स्त्री के मुंह में आग दी। संसार की माया आश्चर्यजनक है। जिसने इतना कष्ट दिया उसके लिए भी क्षेत्रमोहन बाबू झरझर आंसू बहाने लगे और भी 6 महीने बीत गए। क्षेत्रमोहन के सहचारी बाबुओं ने नाना स्थान पर पत्नी का वर्णन करना शुरू कर दिया। अंत में हुगली के निकटवर्ती एक गांव में एक सुयोग्य पत्नी का पता लगाकर क्षेत्रमोहन खुद जाकर देखा है। लड़की ऊंची पूरी है, देखने में सुंदर। इसके अलावा लड़की के पिता एक बड़े जमींदार के यहाँ काम करते हैं। उस तरफ के मुकदमे में भी के सूत्र से भी क्षेत्रमोहन के ही हाथ आएंगे। कन्या के पिता रजनीकांत घोषाल अंग्रेजी लिखे पढ़े व्यक्ति हैं। विवाह की बातचीत पक्की हो गई। वर के चाचा गांव में आ गए। कल आशीर्वाद है। सुबह ऑफिस में बैठे हुए 2-4 मुवक्किल से मुख्तार बाबू बातचीत कर रहे थे। चाचा जी बंगवासी पत्रिका के लिए कमरे के कोने में बैठे हुक्का पी रहे थे। इसी समय डाकिया आया और क्षेत्रमोहन बाबू के हाथ में एक पत्र दे दिया। लिफाफा के ऊपर हस्ताक्षर पर नजर डालते ही क्षेत्रमोहन का सिर चकराने लगा। 2-4 बार आंख रगड़ रगड़ कर बार लिफाफे का सरनाम देखने लगे। पास लाकर दूर ले जाकर तरह तरह से देखा। अंत में कांपते हुए हाथों से पत्र खोला। पत्र पढ़कर उनका मुंह सूख गया। अपने मुवक्किलों से बोले, आज जल्दी कचहरी जाना है, वहीं पर बाकी बातचीत होगी। मुवक्किलों के चले जाने पर चाचा जी बोले, चिट्ठी आई है क्या क्षेत्र? जी हाँ। कहाँ की चिट्ठी है? यही तो सोच रहा हूँ, क्षेत्रमोहन ने जवाब दिया। क्षेत्रमोहन के मुंह की भंगिमा और कंठ स्वर में विकृति देखकर चाचा जी उठकर पास आए। उस समय क्षेत्रमोहन बाबू पत्र को दूसरी बार पढ़ रहे थे। उनकी सांस बंद होने लगी, आंखें ऊपर चढ़ आई। चाचा जी ने जल्दी कहा, क्या हुआ, क्या बात है, कोई बुरी खबर तो नहीं? क्षेत्रमोहन बाबू ने चुपचाप चिट्ठी चाचा जी के हाथ में रख दी। उन्होंने पत्र लेकर चश्मा तलाश करके आंखों पर लगाया। साधारण पतले चिट्ठी के कागज पर बैंगनी रंग की मजेंडा स्याही से लिखा हुआ पत्र था। ऊपर स्थान का नाम नहीं था, तारीख नहीं थी। पत्र नीचे लिखे अनुसार था,
श्री श्री दुर्गा सहाय, प्रणाम पूर्वक निवेदन है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मन में सोच रखा है कि रसमई मर गई और शायद चली गई, अब विवाह कर लूं। मैं मर गई हूं, पर यही सोचकर यह मत समझ लेना कि तुम्हें छुटकारा मिल गया है। घर के सामने जो बड़ का पेड़ है, आजकल मैं उसी पर रहती हूँ। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, सब कुछ मैं वहीं बैठी हुई देखती रहती हूँ। रात को पेड़ पर से उतरकर कभी कभी मैं तुम्हारे शयन घर में भी आती हूँ। तुम्हारी खाट के चारों तरफ घूमती रहती हूँ। कभी कभी इच्छा होती है कि तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें अपना साथी बना लूं, पर क्योंकि मुझे यहाँ बड़ा अकेलापन लगता है। मेरा चेहरा अब बहुत खराब हो गया है। मेरे शरीर पर मांस और चमड़ा नहीं है, सिर्फ हड्डियां हैं, वे भी सफेद नहीं है। गंगा तीर पर मुझे जलाया था, इसी से मेरी हड्डियां भी काली हो गई। खैर, अपने रूप की वर्णना अपने मुंह से करना शोभा नहीं देता। विवाह मत करना, करोगे तो तुम्हारे भाग्य में बड़ी दुर्गति लिखी हुई है। रसमई। चिट्ठी पढ़कर चाचा जी का चेहरा भी काला स्याह पड़ गया। डरते डरते उन्होंने पूछा, यह किसके हाथ की लिखावट है, पहचानते हो? हाँ हाँ, खूब पहचानता हूँ, उसी के हाथ की लिखावट है। और किसी ने जालसाजी तो नहीं की? भगवान जाने। चाचा जी पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर सड़क के सहतीरों की तरफ देखते रहे, फिर बोले, जय राम सीताराम, राम राघव, राम राम राम। चाचा जी का यह हाल देखकर क्षेत्रमोहन का डर और बढ़ गया। वे बोले, अच्छा चाचा जी, भूत कभी चिट्ठी लिखते हैं क्या? चाचा जी कहने लगे, भूत मत कहो, उपदेवता कहो, जय राघव राम। दोनों ही निर्वाक थे। अंत में चाचा जी बोले, देखो किसी की बदमाशी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अनेक प्रकार की भूतों के उपद्रव की कहानियां तो सुनी है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं सुना। अच्छा, बहू जी की लिखी हुई पहले की कोई चिट्ठी है? लिखावट मिलाकर तो देखो। क्षेत्रमोहन, पुरानी चिट्ठियां हैं मेरे पास, कहकर भीतर से 4-5 चिट्ठियां ले आए। चाचा जी ने चश्मे का कांच धोती से अच्छी तरह पोंछ लिया। बाद में पत्र लेकर बड़ी सावधानी से हस्ताक्षर मिलाने लगे। अंत में उन्हें टेबल पर पटककर एक लंबी सांस लेकर बोले, एक ही हाथ की लिखावट मालूम पड़ती है। लिफाफे को उलट पुलट कर देखने लगे। 1 पैसे का घर वाला साधारण सफेद लिफाफा था। उस पर 1-2 पैसे की टिकट लगी हुई थी। क्षेत्रमोहन के हाथ में लिफाफा देकर बोले, कहाँ की छाप है, देखो तो। क्षेत्रमोहन बंगला नवीस मुख्तार थे, पर अंग्रेजी अक्षर भी पढ़ लेते थे। छाप देकर बोले, हुगली की छाप है, कल की तारीख है। चाचा जी चुप बैठे रहे। बीच बीच में अस्फुट स्वर में गुनगुनाने लगे, जय राम श्री राम। कचहरी जाने का समय हो गया, यह जानकर मुख्तार बाबू स्नान करके भोजन करने बैठे, लेकिन कुछ खा नहीं सके। रसोई घर के बरामदे में जहां बैठकर वे भोजन कर रहे थे, वहां से बड़ के पेड़ का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। वे खाते जाते थे और बीच बीच में उस पेड़ की तरफ देखते जाते। एक बार पेड़ की डाल पर खड़खड़ करके हिल उठी। किसी के हंसने का स्वर भी उन्हें सुनाई देने लगा। क्षेत्रमोहन बाबू फिर कुछ खा नहीं सके, उठ बैठे। मुंह धोकर बाहर आए तो बड़ के पेड़ की तरफ देखते रहे। 2-3 गिलहरियां डालों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कूद रही थी, भाग रही थी। कुछ कौवे ऊंची शाखा पर बैठे जातीय संगीत गा रहे थे। इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी दिन शाम को क्षेत्रमोहन के सोने के कमरे में बैठे चाचा भतीजे बातचीत कर रहे थे। दिन में चाचा जी ने दरवाजे के बाहर और भीतर दीवारों पर सब जगह राम नाम लिख डाला। अब दोनों ही एक बिछौने पर सोएंगे। तकिए के नीचे एक कृतिवासी रामायण रखी रहेगी। कमरे में सारी रात बत्ती जलती रहेगी। इसका भी बंदोबस्त कर लिया। क्षेत्रमोहन बोले, अच्छा तो चाचा जी क्या किया जाए, विवाह बंद करा दिया जाए? चाचा जी, नहीं, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं महसूस होती। नहीं, अगर कोई उपद्रव या अत्याचार हुआ तो? चाचा जी थोड़ी देर तक सोचते रहे। अंत में बोले, डरने का कोई कारण नजर नहीं आता। और उसने यह जो कह रखा है, इच्छा करती है कि तुम्हारा गला दबा दूं? नहीं नहीं, यह नहीं कर सकेगी। हजारों तुम उसके पति तो हो। और यह जो लिखा है, ब्याह मत करना, करोगे तो तुम्हारी बड़ी बुरी दुर्गति होगी। बड़ी दुर्गति होगी, इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी बड़ी दुर्गति करूंगी। इसका मतलब यह मालूम पड़ता है कि ज्यादा उम्र में विवाह करने पर समस्त सांसारिक अशांति पैदा होती है, वही तुम्हारे जीवन में घटेगी। क्षेत्रमोहन बाबू चुप रहे। मन में डर भी काफी है, पर विवाह करने का लोभ स्मरण करना भी उनके लिए असाध्य है। दूसरे दिन आशीर्वाद की रस्म हो गई, लेकिन क्षेत्रमोहन को भूत का लिखा पत्र मिला। इस बात का चारों तरफ फैलने में देर नहीं लगी। अंत में नायाब
रजनी बाबू के कानों तक भी यह बात पहुंची। वह पहले ही बता चुके हैं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यह सुनकर हंस पड़े, बोले भूत? भूत इस 20वीं शताब्दी में भूतों पर विश्वास? विवाह का दिन फाल्गुन की अष्टमी पर स्थिर हुआ। अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। दोनों तरफ में सब आयोजन हो रहे हैं। शाम को बैठक में क्षेत्र बाबू कई मित्र दोस्तों के साथ बैठे थे। इनमें एक सरकारी वकील भी थे जिनका नाम मनोहर बाबू है। उनकी उम्र 40 पार कर गई है। आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा है। सिर पर घने बाल हैं। मुंह पर बड़ी बड़ी मूछ दाढ़ी से ढका हुआ है। हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं। सारांश यह है कि वह थियोसोफिस्ट हैं। क्षेत्र बाबू को भूत का पत्र मिला है। यह समाचार मिलने के बाद से मनोहर बाबू ने उनके साथ घनिष्ठता स्थापित कर ली। दूसरे नए जमाने के युवक हैं जिनका नाम सुरेंद्र नाथ है। ये LA मुख्तार हैं। इन्होंने बहुत से अंग्रेजी उपन्यास भी पढ़े हैं। सुरेंद्र नाथ बोले, क्षेत्र बाबू, एक बात मेरे ख्याल में आ रही है। मैंने अनेक उपन्यास पढ़े। मान लो एक दुर्घटना हो गई, जैसे रेल की टक्कर या नाव का डूबना या ऐसा ही कुछ और। सबने यही समझ रखा है कि अमुक व्यक्ति मर गया। मृत्यु की चश्मदीद गवाहियां का भी अभाव नहीं। लेकिन पुस्तक समाप्त होने पर मालूम पड़ा कि वह तो जीवित है। इसलिए मुझे लगता है कि या तो आपकी पत्नी अब भी जीवित है या यह चिट्ठी जाली है। लेकिन क्या आपको पक्का विश्वास है कि यह चिट्ठी उन्हीं की लिखी है, जाली नहीं है? तब तो आपकी पत्नी जीवित है। इस बात पर विश्वास करने के सिवा कोई और उपाय नहीं, क्योंकि इस 20वीं शताब्दी में भूत के अस्तित्व पर किसी तरह भी विश्वास नहीं किया जा सकता। थियोसोफिस्ट बाबू, वकील बाबू यह सुनकर बोले, क्यों महाशय, 20वीं शताब्दी में भूत के अस्तित्व पर किसी भी तरह विश्वास क्यों नहीं कर सकते? नए मुख्तार बोले, कारण यह है कि भूत को मैंने कभी देखा नहीं। यह सुनकर मनोहर बाबू विज्ञ की तरह हंसकर बोले, सम्राट सप्तम एडवर्ड को कभी देखा है? ना, नहीं देखा। वे हैं इस बात पर विश्वास करते हो? हाँ, करता हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे ना देखने पर भी हजारों लोगों ने तो उन्हें देखा है। उनके 10-20 चित्र भी देखे हैं, लेकिन भूत मैंने खुद देखा है। यह बात आज तक किसी से कहते नहीं सुना, और सभी यह कहते हैं कि खूब विश्वस्त व्यक्ति के मुंह से सुना है कि उन्होंने स्वयं भूत देखा है। मनोहर बाबू अपनी घनी दाढ़ी में लंबे नाखूनों की उंगलियां चलाते हुए बोले, आप कहते हैं कि हजारों लोगों ने सम्राट को देखा है। इसी तरह हजारों लोगों ने अशरीरी आत्मा का भी प्रत्यक्ष देखा है। इसी प्रकार 10-20 भूतों के चित्र भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर देखना चाहें तो एक दिन मेरे घर आइए। मेरी एक पुस्तक में केटी किंग का चित्र है। प्रथम चार्ल्स के समय में केटी किंग नाम की एक लड़की थी। 16 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। गत शताब्दी के बीच में अमेरिका और यूरोप के नाना स्थानों पर केटी किंग स्थूल शरीर धारण करके अभिभूत भी हुई थी। उसकी नाड़ी परीक्षा की गई। उसके शरीर में छुरी भोंककर भी देखा गया। ठीक मनुष्य की तरह रक्त भी निकला है। उसके फोटो तक लिए गए और फोटो पर से बनाया हुआ एक चित्र मेरी पुस्तक में है। आओगे तो दिखा दूंगा। सुरेंद्र बाबू मृदु मृदु मुस्कुराते हुए बोले, अजी आप भी खूब हैं। इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। भूत बांधिया कितनी ही बदमाशियां पकड़ी गई हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। केटी किंग के शरीर में छुरी भोंकने पर रक्त निकला था। इस बात को आपने विश्वास करने का प्रमाण समझकर उल्लेख किया। मुझे तो ठीक इससे उल्टा मालूम पड़ता है। छुरी भोंकने पर रक्त नहीं निकलता, पर एक शरीरी मनुष्य सामने खड़ा है ऐसा लगता है। तभी तो विश्वास होता है कि यह सब वास्तविक मनुष्य यही है। यहाँ भी देखो, भूत घर के सामने ही बड़ के पेड़ पर रहता है और जब चिट्ठी लिख सकता है तो अनायास मृत होकर अपना वक्तव्य भी दे जा सकता है। लेकिन ऐसा ना करके लिफाफा, कागज, स्याही, कलम आदि जमा करने का कष्ट उसने स्वीकार किया है। और इतना ही नहीं, चिट्ठी टेबल पर रख जाता तो भी तो काम हो जाता, पर नहीं, 1 मील दूर पोस्ट ऑफिस में उसे छोड़ने गया और फिर 2 पैसे का खर्च करके टिकट भी खरीदने गया। अरे जनाब, भूतों की दुनिया में पैसा अगर वास्तव में इतना सस्ता हो तो चलो हम भी वहीं चलकर प्रैक्टिस शुरू करें। मनोहर बाबू जरा विरक्ति के साथ बोले, जनाब, यह हंसी मजाक की बात नहीं, ये सब गंभीर बातें हैं। काफी सोच विचार से आलोचना किए बिना इस बारे में मतामत नहीं देना चाहिए। भूतों की दुनिया में से डाक से चिट्ठी यह पहली बार ही नहीं आई है। हिमालय से महात्मा लोग भी तो बीच बीच में डाक से चिट्ठी भेजा करते हैं। कुटुंबी लाल नाम के एक महात्मा ने इस प्रकार की अनेक चिट्ठियां हमारी मैडम
बल्वेट्रिस्की कोई नाम लिखी थी। वे भी इच्छा करते ही साक्षात अभिभूत होकर वक्तव्य दे जा सकते थे या चिट्ठी उठाकर टेबल पर डाल सकते थे, लेकिन नहीं, बाकायदा डाक से ही चिट्ठियां भेजते थे। यह सुनकर शिक्षित मुख्तार बाबू मृदु मृदु हंसने लगे। बोले, कुटुंबी लाल की चिट्ठियां तो कब की जाली साबित हो चुकी हैं। डॉक्टर हंसन नामक एक वैज्ञानिक खुद भारतवर्ष आकर अनुसंधान करके प्रमाणित कर गए हैं कि ये सब चिट्ठियां मैडम के एक दामोदर नाम के व्यक्ति ने तमाम जाली चिट्ठियां भेजी थी। यह सुनकर थियोसोफिस्ट बाबू ने भौहें सिकुड़कर विरक्ति के स्वर में कहा, उन सब ईर्ष्यालु लेखकों की पुस्तकें मत पढ़ो। मेरे पास आना तो मैं तुम्हें एक अच्छी पुस्तकें पढ़ने को दूंगा। उन्हें पढ़कर तुम्हारा सारा अविश्वास दूर हो जाएगा। मैडम ब्लेवेटस्की कितनी बड़ी हस्ती हैं, यह उनकी लिखी पुस्तक पढ़ने पर अच्छी तरह समझ जाओगे। सुरेंद्र बाबू मुस्कुरा कर बोले, यह पुस्तक तो नहीं पढ़ी, पर एडमंड गैरेट की लिखी हुई आइसिस वेरी मच अनविल्ड आर द स्टोरी ऑफ द ग्रेट महात्मा हॉक्स पुस्तक पढ़ी है, लाइब्रेरी में है, देखना चाहे तो लाकर दे सकता हूँ। यह सुनकर मनोहर बाबू गुस्से के मारे लाल हो गए। बोले, आपने सिर्फ यह बात सीख ली है, बुरा ना कहा जा सके ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं। सब कुचक्री बदमाश लोगों ने झूठ मूठ का मैडम के ऊपर दोष लगाया है। उसी समय बाहर से आवाज आई, बाबू चिट्ठी आई है। और दूसरे ही क्षण डाकिये ने भीतर आकर क्षेत्र बाबू के हाथ में एक पत्र रख दिया। पत्र हाथ में लेते ही क्षेत्र मोहन बाबू की आंखें स्थिर हो गईं। लो देखो फिर वही। चिट्ठी खोलकर उन्होंने पढ़ा और सबके सामने टेबल पर पटक दिया। अंत में नवीन मुख्तार के हाथ में पत्र दिया। पत्र इस प्रकार था, श्री श्री दुर्गा सहाय, प्रणाम पूर्वक निवेदन है। तुम्हारा इतना साहस, आशीर्वाद तक गायब हो गया कि तुमने मन में सोचा कि मैंने तुम्हें जो पत्र लिखा है वह कोरी आवाज में है। रश्मि बामनी ऐसी स्त्री नहीं है। मेरे मना करने पर भी ब्याह करोगे? अब भी सावधान हो जाओ और यह दुर्मति छोड़ दो, नहीं तो एक दिन रात को जब तुम भरी नींद में सो रहे होगे, मैं बढ़ के पेड़ पर से उतरकर तुम्हारी छाती पर एक 10 मन का पत्थर रख दूंगी, फिर नींद कभी नहीं खुलेगी। रसमई। एक एक करके सबने पत्र पढ़ा। पत्र पढ़कर सब स्तंभित हुए बैठे रहे। शिक्षित मुख्तार बाबू का मुंह भी उतर गया। फिर भी वे अपने मन में संशय को दूर करके बोले, अच्छा क्षेत्र बाबू, एक बार फिर जरा अच्छी तरह लिखावट की परीक्षा करके देखो। आपकी स्त्री के हाथ का लिखा हुआ है ना, या है कोई संदेहजनक तो नहीं? क्षेत्र बाबू बोले, नहीं, संदेह नहीं, सिर्फ हाथ की लिखावट में मेल होने पर भी मैं संदेह करता, पर वह जहां जहां लिखने की जो गलतियां हमेशा करती है वह भी इस चिट्ठी में है। वह हमेशा श्री श्री एक साथ और दुर्गा कुछ फासले से लिखती थी। इन दोनों चिट्ठियों में भी यही बात है। इसके अलावा चिट्ठियों में वे ही शब्द हैं जिनका वह जीवित दशा में हमेशा व्यवहार करती थी। सब लोग निस्तब्ध हुए बैठे रहे। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र बाबू गला साफ करके बोले, उनकी मृत्यु के समय आप हाजिर थे? जी था। साथ साथ घाट पर गए थे? हाँ जी, गया था। चिता पर उनकी देह रखने के बाद आपने उनका मुंह देखा था? देखा ही नहीं, बल्कि मैंने अपने हाथ से मुंह में आग भी दी है। ओह, तुम जो सोचते हो सो बात नहीं, कोई गलती नहीं हुई। नए मुख्तार बाबू सिर नीचा करके बैठे रहे। एक व्यक्ति बोला, होरेशियो, स्वर्ग और मृत्यु में ऐसी अनेक चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हारा दर्शन शास्त्र ख्वाब में भी नहीं जान सकता। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह तो ठीक है बात है। मान लो हमारे देश में, सिर्फ हमारे ही देश क्यों, सभी देशों में एक विश्वास प्रचलित है कि भूत नाम की चीजें हैं, उसकी कोई बुनियाद नहीं। सरकारी वकील बाबू अब बोले, सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं है। गत 50 वर्षों में यूरोप अमेरिका में भूतों का अस्तित्व निसंशय प्रमाणित भी हो चुका है। शाम हो गई थी। उस दिन की सभा भंग हो गई। बड़ के पेड़ के नीचे से निकलने में सुरेंद्र बाबू की देह कांपने लगती। चाचा जी कहीं घूमने गए थे। शाम को घर लौटकर दूसरे पत्र की बात सुनकर बोले, देखो क्षेत्र, बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ब्याह की इस समय के बाद अगर थोड़ा देर बाद रखें तो ठीक है। मेरी राय है कि तुम गया जाकर एक बार पिंडदान कराओ, सब ठीक हो जाएगा। साल पूरा होने में अब ज्यादा देर नहीं, महीना ही तो रहा, इसके बाद निर्विघ्न काम पूरा करेंगे। क्षेत्र बाबू बोले, हाँ हाँ, यही ठीक है।
कन्या के बाप से कहकर ब्याह का दिन आगे सरका दिया गया। भेजे हुए निमंत्रण पत्र वापस मंगवा लिए गए। सबने जान लिया कि गया जाकर श्राद्ध पूरा करके ही क्षेत्र बाबू ब्याह करेंगे। क्षेत्र बाबू के हाथ में इसी बीच एक बड़ा जालसाजी का मुकदमा आ गया। मुकदमा कोर्ट के सुपुर्द हो गया। उसके समाप्त न होने तक क्षेत्र बाबू गया नहीं जा सके। मुकदमे के एक दिन पहले शाम को कचहरी से लौटने के समय रसमई का तीसरा पत्र मिला और बातों के साथ यह भी लिखा था, सुना है गया में मेरा पिंडदान देने जा रहे हो। शायद तुमने सोचा है कि पिंड देने भर पर मेरा उद्धार हो जाएगा, तब तुम मुक्त होकर ब्याह कर सकोगे। अगर तुम गया गए तो मैं चोर का वेश धारण करके रेलगाड़ी में घुसकर तुम्हारी छाती में छुरा भोग दूंगी। क्षेत्र बाबू फिर घर नहीं जा सके। कचहरी की पोशाक में ही मनोहर बाबू के घर जाकर उन्हें पत्र दिखाया। मनोहर बाबू पत्र पढ़कर बोले, अरे यह तो बड़ी मुसीबत है। विवाह करने की आशा को तो अब तुम्हें परित्याग करना होगा। क्षेत्र बाबू बोले, अच्छा, क्या अशरीरी आत्मा मनुष्य की छाती में छुरा भोग सकती है? आपकी थियोसॉफी क्या कहती है? मनोहर बाबू एक मोटी सी पुस्तक अलमारी से निकालकर एक जगह खोलकर बोले, इस बारे में थियोसॉफी शास्त्र का मत यह है कि मुक्त आत्माएं साधारणतः अशरीरी होती हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने आप को मैटेरियलाइज अर्थात जड़ देह में परिणत कर लेती हैं। उनकी ऐसी क्षमता की वायु, पेड़ पौधों से, जमीन से, यहाँ तक कि आसपास के लोगों की मनुष्य देह से आवश्यक पदार्थ लेकर अपनी देह चलाती हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में छाती में छुरा भोग देना असंभव तो नहीं। और तुम यह भी तो सोचो कि जो हाथ कलम लेकर चिट्ठी लिख सकता है वह क्या छुरा नहीं भोग सकता? क्षेत्र बाबू कुछ देर तक चिंता करते रहे। अंत में बोले, देखो ये पत्र जाली है या नहीं, इसकी एक बार अच्छी तरह परीक्षा करनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कोलकाता जाकर हाथ की लिखावट की परीक्षा करने वाले वैज्ञानिक हमारे मुकदमे में साक्षी देने आ रहा है। उनके द्वारा इन चिट्ठियों की जांच कराई जाए, कैसा रहे? हाँ, ठीक रहेगा। आपकी इच्छा है, परीक्षा करवा लेनी चाहिए। दूसरे दिन सेशन कोर्ट से जालसाजी के मुकदमे का विचार शुरू हुआ, इसलिए परीक्षक सॉफ्टमोर साहब ने गवाही दी। शाम को कचहरी उठने पर क्षेत्र मोहन ने डाक बंगले पर जाकर सॉफ्टमोर साहब को भूतों के 3 पत्र दिए। साहब बोले, कल सुबह परीक्षा करके बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह सरकारी वकील मनोहर बाबू को साथ लेकर क्षेत्र मोहन बाबू फिर डाक बंगले गए। साहब बोले, परीक्षा के दिए गए तीनों पत्र और असली पत्र सभी एक ही हाथ के लिखे हुए हैं। यह सुनकर क्षेत्र बाबू का मुंह छोटा हो गया। मनोहर बाबू बोले, साहब क्या मेहरबानी करके एक सर्टिफिकेट कर सकते हैं? साहब ने सोचा कि जरूर इन पत्रों को लेकर कोई मुकदमा खड़ा होगा, फिर साक्षी देने शायद आना पड़े और फीस मिले। खुश होकर उन्होंने सर्टिफिकेट लिख दिया। घर जाते जाते मनोहर बाबू क्षेत्र बाबू से बोले, इन चिट्ठियों की नकल और साहब का सर्टिफिकेट अगर आप अपने थियोसॉफिकल रिव्यू नामक मासिक पत्र में छपने भेज दें तो इसमें आपको आपत्ति है? हम लोग जिसे स्पिरिट राइटिंग कहते हैं, इसका एक अकाट्य प्रमाण होगा। क्षेत्र बाबू बोले, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। थियोसॉफिकल रिव्यू के अगले अंक में सर्टिफिकेट के साथ चिट्ठियों की नकल प्रकाशित हुई। जगह जगह से बड़े बड़े थियोसॉफिस्ट ने क्षेत्र बाबू को पत्र लिखना शुरू किया। कई लोग तो हुगली तक आए और पत्रों को की अपनी भाषा देकर विस्मय विमूढ़ हो गए। थियोसॉफिस्ट जगत में क्षेत्र बाबू की ख्याति की सीमा नहीं रही, लेकिन उन्हें जरा भी सांत्वना नहीं मिली। पत्रों के जाली साबित होने पर वे विवाह करके सुखी हो सकते थे, डर के मारे गया जाकर पिंडदान भी नहीं कर सके। शायद उनके भाग्य में दूसरा ब्याह लिखा ही नहीं था। चैत आ गया। बहुत ही उष्ण हवा चल रही थी। होली के कारण कचहरी बंद थी। क्षेत्र मोहन अपने घर में बैठे अपने भाग्य के बारे में सोच रहे थे। इसी समय किसी ने आकर खबर दी कि हाली शहर में उनकी ससुराल में बड़ी आफत आई है। होली में आतिशबाजी जलाते जलाते एक बम फट जाने के कारण उनका छोटा साला सुबोध जख्मी हो गया और उसे हुगली के अस्पताल में लाया गया है। सुनकर क्षेत्र बाबू रुक नहीं सके, गाड़ी लेकर अस्पताल की तरफ भागे। वहां जाकर देखा कि लड़के की अवस्था संकटापन है। बिछौने के नीचे फर्श पर बैठी विधवा विनोदिनी रो रही है। क्षेत्र मोहन को देखकर और जोर जोर से रोने लगी। दिन भर दवा दारू और चिकित्सा चलती रही। शाम को डॉक्टर बोले, अब कोई डर की बात नहीं। क्षेत्र मोहन अपनी साली से बोले,
शाम हो गई, अब घर चलो। विनोदिनी, मैं सुबोध को अकेले छोड़कर घर नहीं जा सकूंगी। आपने दिन भर कुछ खाया नहीं है, नहाना धोना तक नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। यह देकर अस्पताल के डॉक्टर बोले, आपको घर जाना ही होगा। यहाँ रात काट नहीं सकते, कल सुबह फिर आ जाना। अब कोई डर की बात नहीं है, जो डर था वह दूर हो गया। हम लोग सेवा के लिए हैं, आप चिंता न करें, आप घर जाएं। बहुत समझाने पर विनोदिनी राजी हो गई। क्षेत्रमोहन से बोली, तुम मुझे हाली शहर ले चलो, रात वहीं रहना, कल सुबह मुझे फिर यहाँ पहुंचा देना। क्षेत्रमोहन ने ऐसा ही किया। वे रात भर हाली शहर में रहे। सुबह उठकर अपने हाथ से एक चिल्लम तंबाकू तैयार करके क्षेत्रमोहन हुक्का पी ही रहे थे कि इसी समय घर के बाहर बड़ा शोर हुआ। झटपट हुक्का रखकर उन्होंने बाहर आकर देखा, लाल पगड़ी से सारा मकान घिरा हुआ है। घोड़े पर स्वयं पुलिस के सुपरिंटेंडेंट साहब दरवाजे पर खड़े हैं, साथ में कई दरोगा और हेड कांस्टेबल भी है। पुलिस के साहब से क्षेत्रमोहन का परिचय था। उन्होंने झुककर साहब को सलाम किया। साहब चुरुट पीते पीते बोला, हेलो मुख्तार, तुम यहाँ क्या करता? हजूर, मेरी ससुराल है। तुम्हारा ससुराल? ठीक, हम तुम्हारा ससुराल सर्च करेगा। जी क्या हुजूर? यहाँ बम तैयार होता, नहीं देखेगा? यह देखो सर्च वारंट। यह कहकर साहब ने सर्च वारंट क्षेत्रमोहन के हाथ में रख दिया। क्षेत्र बाबू ने उसे उलट पुलट कर देखा और फिर साहब को लौटा दिया। बोले, हुजूर मालिक जो चाहे कर सकते हैं, औरतों को अलग कर दो। पुलिस ने मकान में प्रवेश किया। स्त्रियों में सिर्फ विनोदिनी थी। उसने पुलिस के डर से कहीं छिपने की जरूरत ही नहीं समझी। सुमुरनी हाथ में लिए आंगन में तुलसी के चौरे पर बैठी रही। तलाशी शुरू हुई। बंदूक, बारूद, डिनामाइट, बम, वर्तमान रणनीति, युगांतर, गीता, देश की आवाज, रिव्यू ऑफ रिव्यूज आदि कुछ भी घर में नहीं मिला। सिर्फ हिंदू संकटमाला, गुप्त प्रेस का पंचांग, काशीदासी महाभारत और एक फटा पुराना उपन्यास निकला। देश के किसी छोटे बड़े नेता का कोई चित्र भी नहीं मिला। सिर्फ कुछ खाली घाट के पट और एक आर्ट स्टूडियो में गणेश की फोटो मिली। जमींदार के कुछ पुराने दस्तावेज और एक धूल धूसरित चिट्ठियों की फाइल निकली। विनोदिनी की पेटी में से एक चिट्ठियों का बड़ा बंडल और कुछ ठिकाना लिखे हुए लिफाफे मिले। सब चीजों को आंगन में इकट्ठा किया। एक दरोगा कागज पत्रों को फहरिस्त तैयार करने लगा। क्षेत्रमोहन भी वहीं बैठे थे। उन्होंने देखा कि सफेद लिफाफा पर उसी का नाम लिखा है और सर नामे की लिखावट रसमई की है। पुलिस की अनुमति लेकर लिफाफे और चिट्ठियां क्षेत्र बाबू देखने लगे। कोई 20 चिट्ठियां होंगी, सभी बैंगनी रंग की मजेंडा स्याही से लिखी हुई थी। रसमई का हस्ताक्षर था। कुछ चिट्ठियों को खोलकर क्षेत्र बाबू ने पढ़ा। नाना अवस्थाओं की कल्पना करके अनुमान से चिट्ठियां लिखी गई थी। किसी किसी में बड़ के पेड़ का भी उल्लेख था। एक में लिखा था, गया जाकर पिंडदान करा है, इससे यह मत समझ लेना कि मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकती। अभी भी रसमई वामनी तुम्हारी गर्दन तोड़ सकती है। एक में लिखा था, सुना है कि ब्याह का दिन तय हो गया, अब भी सावधान हो जाओ। और एक में लिखा था, कल तुम्हारा ब्याह है, इतना मना किया जरा भी नहीं माना। अच्छा देखना, सुहाग रात में आग लगाकर तुम्हें और तुम्हारी बहू को जला दूंगी। अब सारी बातें दिन के प्रकाश की तरह क्षेत्रमोहन के सामने स्पष्ट हो गई और विनोदिनी तुलसी चौरे के नीचे बैठी सब कुछ देख रही थी। क्षेत्रमोहन ने पूछा, दीदी यह सब क्या है? विनोदिनी कुछ बोली नहीं, अपने ध्यान में मग्न माला जपती रही।